पहली सुर्खी चीन सीमा से आई। हाल में भारत में चीनी घुसपैठ को लेकर पेंटागन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें दावा किया गया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लगे एक विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है। अब इस मामले में भारत सरकार की ओर से बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर कहा, चीन ने पिछले कई वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी निर्माण किया है जिन पर उसने दशकों से अवैध कब्जा कर रखा है। China has undertaken construction activities in the past several years along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. Government has always conveyed its strong protest to such activities through diplomatic means and will continue to do so in the future. बागची ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों का राजनयिक माध्यमों से कड़ा विरोध किया है, भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा। विदेश मंत्रालय भले ही ये स्वीकार कर रहा हो कि चीन द्वारा दशकों से इस तरह के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव बसाने की अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज किया है। एक न्यूज़ चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि इस नए विवाद में कोई सच्चाई नहीं है। रावत का जोर इस बात पर था कि चीन का निर्माण वहीं हुआ जो इलाका उसके पास पहले से था। इस बात को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। अब पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर ये दो रुख सामने आए हैं और जाहिर है विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। दूसरी सुर्खी में बात महंगाई से जुड़े आंकड़ों की। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% पर पहुंच गई। सितंबर की बात करें तो महंगाई दर 4.35% थी, यानी कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई दर में वृद्धि दर्ज की गई। ये तो हुई सरकारी आंकड़ों की बात। ये आंकड़े दर्ज कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिए। सब्जी, अंडे समेत खाने पीने के सामान की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दाम, ये सब खुदरा महंगाई दर तय करने का बड़ा फैक्टर होते हैं। जिस महीने इन सामानों की कीमत कम रहती है, खुदरा महंगाई दर कम आती है। जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ जाती है। गणित के हिसाब से सामान के दाम में एक खास समय में होने वाले बदलाव को प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। यही प्रतिशत महंगाई दर होती है। खुदरा महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई निकालता है। इसे आरबीआई ट्रैक करता है। हर महीने सामान के दाम में जो बदलाव होते हैं उन्हें प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है और फिर खुदरा महंगाई दर सामने आती है। अगली सुर्खी यूपी से। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे सपा नेता गायत्री प्रजापति समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते 10 नवंबर को कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ल को दोषी करार दिया। तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर 2016 में चित्रकूट की एक महिला ने आरोप लगाया कि मंत्री ने उनके और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 18 फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगरेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ दिन फरार रहने के बाद मार्च 2017 में गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 जुलाई 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने गायत्री समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए। बाद में सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट को सौंप दी गई। कौन है गायत्री प्रजापति, ये भी जान लीजिए। अमेठी के एक गरीब परिवार में पैदा हुए। जवानी के दिनों में पुताई का काम करते थे। कुछ साल ब्रश चलाने के बाद दूसरों से ब्रश चलवाने लगे, यानी पुताई के ठेके लेने शुरू कर दिए। राजीव गांधी का दौर था। अमेठी में तब काफी निर्माण कार्य हो रहा था। पैसा आया तो प्रजापति को चस्का लगा नेतागिरी का। उन्होंने प्रजापतियों समेत तमाम पिछड़ी जातियों का झंडा उठाया और साल 1993 में विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। फिर उनकी मुलाकात हुई मुलायम सिंह यादव से। इसके बाद 1996 और 2002 का विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी से लड़े, अमेठी से, और फिर हार गए। लेकिन 2012 में उन्हें जीत मिली। यूपी में सपा की सरकार बनी तो फरवरी 2013 में मंत्री पद भी मिल गया। सिंचाई राज्य मंत्री बने। फिर जुलाई में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो स्वतंत्र प्रभार मिला और जनवरी 2014 में कैबिनेट मंत्री बने माइनिंग डिपार्टमेंट के। खनन मंत्री रहते हुए गायत्री प्रजापति पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। शिकायतें हुई तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से सीबीआई जांच के आदेश आए, जिसके बाद 12 सितंबर 2016 को अखिलेश यादव ने गायत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। फिर उनकी वापसी भी हुई। इस दफा उन्हें परिवहन मंत्रालय मिला।
2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद पूरे चुनाव अभियान के दौरान गायत्री प्रजापति फरार रहे। बीजेपी गरिमा सिंह ने उन्हें 5000 वोटों के मार्जिन से फिर विधानसभा चुनाव भी हराया। योगी सरकार बनने के बाद मई 2017 में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगली सुर्खी, इसमें बात हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति पर जारी बयानबाजी की। आज वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. So these are the type of things we have to discuss, and these are the type of things that we have to spread among ourselves. अब राहुल गांधी का बयान आया तो बीजेपी का जवाब भी आएगा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हिंदू धर्म पर प्रहार करना गांधी परिवार का चरित्र है। It is at the behest of the Gandhi family, particularly Mr. Rahul Gandhi, that the other leaders of the Congress party, be it Salman Khurshid, be it Digvijay Singh, be it Rashid Alvi, or be it Manishankar Iyer, they often speak against Hinduism. This pathological hatred for Hinduism amongst the Congress leader gets its traction, gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family. बढ़ते हैं आखिरी सुर्खी की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 नई योजनाएं लॉन्च की। पहली है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में छोटे या आम इन्वेस्टर की पहुंच सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की पहुंच तक बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस स्कीम के लागू होने से छोटे निवेशक सरकारी बॉन्ड्स या स्टॉक में निवेश कर सकेंगे। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभी तक सरकारी बॉन्ड में बड़े निवेशक या संस्थागत निवेश का ही दबदबा रहा। सरकारी बॉन्ड में निवेश को सुरक्षित विकल्प माना जाता है क्योंकि इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है। इस स्कीम के तहत निवेश करने के लिए निवेशक को रिटेल डायरेक्ट गिल्ड यानी आरडीजी अकाउंट खोलना होगा, जिसके लिए किसी बैंक की भारतीय ब्रांच में एक सेविंग अकाउंट, आधार या पैन कार्ड जैसे किसी वैध आईडी प्रूफ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपके मन में प्रश्न आया होगा। अलग अलग कामों के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है। ये पैसा जुटाने के लिए सरकार अक्सर बॉन्ड जारी करती है। ये कर्ज की तरह होता है, यानी सरकार इस बॉन्ड के जरिए कर्ज जुटाती है। ऐसे बॉन्ड से जुटाया गया पैसा सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है। इस पैसे की वापसी और इस पर निश्चित रिटर्न देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित माना जाता है। दूसरी स्कीम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यानी एकीकृत लोकपाल योजना। इस योजना में आरबीआई के तहत आने वाले संस्थानों के खिलाफ ग्राहकों की जो भी शिकायतें होती हैं उनके निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायत एक पोर्टल पर दर्ज करवानी होगी और क्या कार्रवाई उनकी शिकायत पर हो रही वो भी वो ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जहां तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतों के निपटारे और प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इन दोनों योजनाओं को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान
अधिक सुरक्षित बनेगा।